नमस्कार साथियों, मैं अनिल पंकज। आप देख रहे हैं जीबीयू एजुकेशन। प्यारे विद्यार्थियों, हमने विगत दूसरे पाठ तक सह अभाज्य संख्याओं के बारे में बात कर ली थी। आज हम संपूर्ण संख्या के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैं वापस रिवाइज कर दूं कि संख्याओं को हमने दो पार्टों में बांटा था, जिसमें पहला पार्ट था वास्तविक संख्या, दूसरा पार्ट था काल्पनिक संख्या। बात करें वास्तविक संख्या की तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने वास्तविक संख्या को भी दो भागों में बांटा है, जिसमें पहला पार्ट है पूर्णांक जबकि दूसरा पार्ट है दशमलव। बात करें प्यारे विद्यार्थियों पूर्णांक की, तो पूर्णांकों को भी हमने 8 भागों में बांट लिया था, जिसमें से हमने प्राकृत संख्या की बात की थी, पूर्ण संख्या की बात कर ली थी, सम संख्या की बात कर ली थी, विषम संख्या की बात कर ली थी, संयुक्त संख्या की बात कर ली थी, ऋण संख्या की बात कर ली थी, और यहां तक कि हमने देख लिया था कि सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। आज प्यारे विद्यार्थियों, जैसे बात करें कि संपूर्ण संख्या क्या होती है, किसे संपूर्ण संख्या कहते हैं, इसकी परिभाषा कैसे कैसे डिवाइडेशन कर सकते हैं। बात करें संपूर्ण संख्या की, फिर बाद में बात करेंगे दशमलव संख्या की, कि दशमलव संख्या को भी हम अलग अलग पार्टों में बांट लिया है। पहला पार्ट है शांत दशमलव जबकि दूसरा पार्ट है अशांत दशमलव। फिर अशांत दशमलव को भी हमने दो पार्टों में बांटा है। पहला पार्ट है अशांत दशमलव संख्या, आवर्ती दशमलव, आवर्ती अशांत दशमलव संख्या, जबकि दूसरा पार्ट है आवर्ती अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या। आवर्ती अशांत दशमलव संख्या। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे संपूर्ण संख्या की। किसे कहते हैं संपूर्ण संख्या? बात करें पूर्णांकों के 8वें और अंतिम पार्ट की, अब वो पार्ट है अपना संपूर्ण संख्या। सबसे पहले एग्जांपल से समझे। जैसे मैं बात करूं संपूर्ण संख्या की, संपूर्ण संख्या में डीएमआरसी 2014 में, डीएमआरसी 2014 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। वो क्वेश्चन इस प्रकार था, निम्न संख्याओं में संपूर्ण संख्या ज्ञात करो। निम्न संख्याओं में संपूर्ण संख्या ज्ञात करो। अपना पहला ऑप्शन था उसमें 6, दूसरा ऑप्शन था 8, तीसरा ऑप्शन था 10 और अंतिम ऑप्शन था वो था 9। तो अक्सर बच्चे यहाँ पे ये देखते हैं कि निम्न संख्याओं में से संपूर्ण संख्या ज्ञात करें, तो संपूर्ण को ही वो वर्ग समझ बैठते हैं और ऑप्शन डी पे टिक कर देते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि वो जानते ही नहीं है कि संपूर्ण संख्या होती क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज संपूर्ण संख्या के बारे में हम विस्तृत से जानकारी लेंगे और फिर बाद में ऑप्शन पे टिक करेंगे और आप भविष्य में आने वाले एग्जामों में कभी गलती नहीं करेंगे। तो देखिए, संपूर्ण संख्या के बारे में हम जानते हैं आज क्या संपूर्ण संख्या क्या होती है और किसे कहते हैं, और फिर बाद में ऑप्शन पे टिक करते हैं। बात करूं मैं संपूर्ण संख्याओं की, तो वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग, वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग, वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग स्वयं संख्या को छोड़कर, वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग स्वयं
कहलाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले ये देखते हैं कि गुणनखंड क्या होते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि गुणनखंड वे होते हैं जिनके हम टुकड़े कर सकते हैं अलग अलग भागों में, यानी जिस संख्या का उस संख्या में भाग जाता है वही उसका गुणनखंड कहलाता है। जैसे मैं बात करूं 6 की, कि 6 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, तो यहां पे देखें 6 में किस किस संख्या का भाग जा रहा है। तो पहली संख्या तो होगी 1, दूसरी संख्या होगी 2, तीसरी संख्या होगी 3, और बात करें चौथे नंबर की तो चौथा नंबर होगा 6। अर्थात इनके गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, एक तो 1 और एक 2 और एक 3 और एक 6। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे मैं बात करूं इस परिभाषा की, इसमें कहा था कि वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग स्वयं संख्या को छोड़कर बाकी गुणनखंडों का योग संख्या के बराबर हो तो वह संख्या संपूर्ण संख्या कहलाती है। तो यहां समझे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे मैं जोड़ना चाहूं कि 1 और 2 और 3, इन दोनों को जोड़ना चाहूं, यहां इन तीनों को, संख्या को तो लेना नहीं है, स्वयं संख्या को तो लेना नहीं है, बाकी का योग करके देखते हैं 6। तो क्या 6 इस संख्या के बराबर है? तो आप कहोगे प्यारे विद्यार्थियों की है, और इसमें ये कंडीशन है स्वयं संख्या के गुणनखंड को छोड़कर, गुणनखंडों का योग स्वयं संख्या को छोड़कर। तो यहाँ पे 6 था तो हमने 6 को छोड़ दिया है, तो ये कितना आ रहा है, 6 ही आ रहा है। फिर और ऑप्शन चेक करके देखते हैं। अगर बात करूं मैं 8 की, तो प्यारे विद्यार्थियों 8 को चेक करके देखते हैं। इसके गुणनखंड क्या क्या होंगे, एक तो 1 होगा, एक 2 होगा, एक 4 होगा, एक 8 होगा। गुणनखंडों का योग करके देखें तो कितना हो रहा है, 1 2 3, 3 और 4 7। अर्थात इस गुणनखंड को लेना है क्या, नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, स्वयं गुणनखंड को छोड़ना है। अर्थात गुणनखंडों का योग क्या संख्या के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है। बात करते हैं अगले ऑप्शन की, 10 के गुणनखंड क्या क्या होंगे प्यारे विद्यार्थियों। 10 के गुणनखंड करके देखते हैं, इसमें किसके संख्या का भाग जा रहा है, वही तो गुणनखंड होगा। तो पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 5 और अंतिम है अपना 10। इनका योग करके देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, कितना आ रहा है, 1 2 3 3 5 8। क्या संख्या के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसको तो लेना नहीं, क्योंकि स्वयं संख्या को लेना नहीं है। अर्थात ये क्या संपूर्ण संख्या हो सकती है, नहीं हो सकती है। अंतिम ऑप्शन चेक करके देखते हैं, अपना ऑप्शन था चौथा 9। 9 के गुणनखंड, एक तो 1, एक 3 और एक 9। क्या इनका योग संख्या के बराबर है? तो आप कहोगे नहीं है सर जी। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हमने देखा परिभाषा से और एग्जांपल से समझ लिया, वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग स्वयं संख्या को छोड़कर बाकी गुणनखंडों के योग के बराबर होता है तो वह संख्या संपूर्ण संख्या कहलाती है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आप ही अब कभी भविष्य में गलती नहीं करोगे। देख लो, आप ही टिक लगा दोगे। किस ऑप्शन पे टिक लगाओगे आप? अब आप कहोगे कि सर जी ऑप्शन नंबर 1 पे टिक लगाएंगे, क्योंकि ये परिभाषा को पूरे को ये महत्व दे रहा है, तो समझ में भी आ रहा है पूरा कि ये स्वयं संख्या को छोड़ के बाकी गुणनखंडों का योग कितना हो रहा है, 6। इसी प्रकार देखिए मेरे विद्यार्थियों, अगले एग्जांपल की बात करते हैं। तो मेरे विद्यार्थियों, मैं आपको अगला एग्जांपल लिख रहा हूं और आप चेक करके बताना और कमेंट बॉक्स में डालना कि संपूर्ण संख्या है या नहीं है। 1 मिनट का टाइम ले रहा हूं मैं। तो देखिए मेरे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा लाइक कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बता रहे हैं सर। देखिए बात करें 28 की, तो 28 में देखें, एक तो है इसमें किसकी संख्या का भाग जा रहा है, तो 1 का, एक जा रहा है 2 का, एक जा रहा है 4 का, एक जा रहा है 7 का, एक जा रहा है 14 का और एक जा रहा है 28 का। क्या हमें स्वयं संख्या को लेना है? नहीं लेना है, छोड़ देना है। क्या बाकी गुणनखंडों का योग करना है? हाँ जी, योग करना है। तो योग करके देखते हैं कितना हो रहा है, 1 2 3 3 4 7 और 7 7 14
और 14 14 28 क्या संख्या के बराबर है? तो आप कहोगे प्यारे विद्यार्थियों है, अर्थात हम कह सकते हैं कि 28 भी एक संपूर्ण संख्या है। 28 भी एक संपूर्ण संख्या है। मैं बात करूं अंग्रेजी में इसे कहते हैं परफेक्ट नंबर। अब प्यारे विद्यार्थियों गलती मत करना, मैं वापस रिवाइज कर देता हूं कि संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं, क्या होती है संपूर्ण संख्या। तो समझना दोस्तों वापस कि वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग स्वयं संख्या को छोड़कर संख्या के बराबर होता है तो वह नंबर संपूर्ण संख्या कहलाती है। अब इन संपूर्ण संख्या की एक विशेष बात होती है और ये एक विगत एग्जामों में बहुत सी बार क्वेश्चन भी पुट अप किया गया है। वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि संपूर्ण संख्या के व्युत्क्रमों का योग क्या होता है। तो सबसे पहले ये बात करते हैं विद्यार्थियों की व्युत्क्रम क्या होता है, किसे कहते हैं व्युत्क्रम। तो प्यारे विद्यार्थियों व्युत्क्रम अगर बात करें हिंदी के वर्डों की तो व्युत्क्रम का मतलब होता है विलोम। विलोम यानी कि अपोजिट, उल्टा, विपरीत। जैसे मैं लिख दूं कि व्युत्क्रम का मतलब होता है विलोम, उल्टा, विपरीत। अब क्वेश्चन ये आता है कि संपूर्ण संख्या के व्युत्क्रमों का योग क्या होता है। तो सबसे पहले ये देखिए कि व्युत्क्रम के बारे में समझें कि व्युत्क्रम क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों व्युत्क्रम को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है अपना योज्य व्युत्क्रम, दूसरा व्युत्क्रम होता है अपना गुणन व्युत्क्रम। प्यारे विद्यार्थियों जैसे मैंने व्युत्क्रम की बात की तो व्युत्क्रम कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला कौन सा? योज्य, दूसरा कौन सा? गुणन व्युत्क्रम। अब प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे होता क्या है कि योज्य व्युत्क्रम का मतलब क्या है, कोई भी संख्या यदि -5 जैसे -5 संख्या है तो इसका योज्य व्युत्क्रम क्या होगा? +5 होगा। जैसे मैं कहूं आपसे कि ये +7 है, इसका योज्य व्युत्क्रम बताओ, तो आप कहोगे -7। अर्थात हम कह सकते हैं ऐसी दो संख्याएं अगर इनका योग करके देखें, एक बार के लिए तो क्या आ रहा है? 0। इनका योग करके देखें तो भी क्या आ रहा है? 0। अर्थात हम कह सकते हैं ऐसे दो नंबर जिनका योग करने पे 0 आता हो तो वे एक दूसरे के योज्य व्युत्क्रम कहलाते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि माइनस का 1/2 है, इसका योज्य व्युत्क्रम क्या होगा? तो आप कहोगे कि प्लस का 1/2। तो जैसे इसको समझे इस तरीके से कि इन दोनों का योग करके देखें, इन दोनों का योग करके देखें तो क्या रहते हैं विद्यार्थियों? 0। अर्थात ऐसे दो नंबर जिनका योग करने पे क्या रहा हो? 0, तो वे एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? योज्य व्युत्क्रम कहलाएंगे। बात करें गुणन व्युत्क्रम की, प्यारे विद्यार्थी गुणन व्युत्क्रम क्या होता है? जैसे मैं कहूं 5 तो इसका गुणन व्युत्क्रम होगा 1/5। जैसे मैं कहूं कि 1/6 तो आप कहोगे कि 6। अर्थात हम ये देखें कि गुणन व्युत्क्रम में क्या योज्य व्युत्क्रम में 0 होगा तो गुणन व्युत्क्रम में कुछ होता है क्या? देखते हैं कि गुणन व्युत्क्रम में जैसे 5 का उल्टा क्या हो रहा है? 1/5। तो कितना हो रहा है? दोनों का गुणा, 5 से 5 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कितना आ रहा है? 1। 1/6 से 1/6 कट रहा है तो आ रहा कितना है? 1। अर्थात हम कह सकते हैं कि योज्य व्युत्क्रम यानी कि दोनों का योज्य व्युत्क्रम जैसे हो रहा है तो योग कितना हो रहा है? 0, और गुणन व्युत्क्रम में गुणा कितना आ रहा है? 1। ऐसे नंबर जिनका 0 हो तो योज्य व्युत्क्रम, जिनका गुणन अगर 1 हो रहा हो तो वो क्या हो रहा है? सॉरी, जिनका योग 0 हो रहा तो योज्य व्युत्क्रम, और अगर गुणा करने पे 1 आ रहा तो वह गुणन व्युत्क्रम कहलाएगा। हमारी चर्चा चल रही थी कि संपूर्ण
क्रम में हम केवल मात्र गुणन व्युत्क्रम की बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। जैसे मैं कहूं कि हमने देखा था कि 6 एक संपूर्ण संख्या है। 6 क्या है? संपूर्ण संख्या। तो इसके जो गुणनखंड है, जो फैक्टर हैं, वो लिखते हैं क्या क्या होते हैं। जैसे मैंने लिखा था, एक तो 1 है, एक 2 है, एक 3 है और एक 6 है। फिर मैंने देखा था कि 28 भी एक संपूर्ण संख्या है। तो इसके भी फैक्टर करके देखते हैं। तो 28 का फैक्टर है तो 1, एक है 2, एक है 4, एक है 7, एक है 14 और एक है 28। अर्थात ये फैक्टर यानी कि 28 में किसकी संख्या का भाग ज्यादा होगा, इसका फैक्टर होगा। बात करें, फिर बात ये कह रहा था कि इसके व्युत्क्रमों का योग की, तो व्युत्क्रमों का योग करके यानी कि उल्टा करके इनका योग करना है। और मैंने बताया था कि जब भी इनके व्युत्क्रमों के योग की बात करते हैं, तो गुणन व्युत्क्रम की बात करते हैं, तो व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग, इनके व्युत्क्रमों का योग करते हैं। 1 का उल्टा क्या होगा? 1/1। 2 के व्युत्क्रम क्या होगा? 1/2। 3 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/3 और 6 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/6। इधर बात करते हैं इनके व्युत्क्रमों के योग की। प्यारे विद्यार्थी, आराम से समझना है। जैसे यहां पे मैंने लिखा है व्युत्क्रमों का योग करना है यानी कि उल्टा करके जोड़ना है और हमें एक रिजल्ट मिलेगा। उस रिजल्ट के सर्च करना कि क्या है, क्या रिजल्ट मिलता है। वो सदैव सभी संपूर्ण संख्याओं में लागू भी होता है। तो बात करूं मैं इनके व्युत्क्रमों की योग की, तो 1/1, 1/2, 1/4, 1/7, 1/14 और 1/28। तो पहले विद्यार्थी इनका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम आएगा 6। एलसीएम इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आएगा 28। मैं बात करूं 1 का 6 में भाग देने पे कितनी बार देना पहले विद्यार्थियों? 6 बार। और 6 को 1 से गुणा करेंगे तो 6। फिर बात करें कि 2 का 6 में भाग देने पे कितनी बार? 3 बार। और 3 को 1 से गुणा किया तो 3। 3 का 6 में भाग देने पे कितनी बार? 2 बार। और फिर बात करते हैं 6 का 6 में भाग देने पर 1 बार और 1 को 1 से गुणा करें तो 1। अतः इनका योग करके देखते हैं तो कितना आ रहा है? 12/6। यहां पर भी देखते हैं 1 का भाग देते हैं 28 में 28 बार, 2 का भाग देते हैं 14 बार, 4 का देते हैं तो 7 बार, 7 का देते हैं तो 4 बार और 14 का भाग देते तो 2 बार और 28 का भाग देते तो 1 बार। तो पहले विद्यार्थी एक बार इनको जोड़ के बताइए कितना हो रहा है। तो मेरे ख्याल से आप जोड़ रहे होंगे तो 56 ही आ रहे होंगे और बटे में कितना? 28। 56/28। तो यहां देखिए मेरे विद्यार्थियों, हमने संपूर्ण संख्या के व्युत्क्रमों की योग की बात की। तो अपना व्युत्क्रमों का योग आया यहां पे 12/6। अगर इनको काट दे 6 एकम 6, 6 दूनी 12। कितनी बार कट रहा है दोस्तों? 2 बार। और यहां पर भी कितनी बार कट रहा है? 2 बार। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने 2 एग्जांपल देखे 6 और 28 और इनके व्युत्क्रमों का योग करके भी देख लिया। क्या होता है व्युत्क्रमों का योग? यानी कि हमें याद रखना है, मैं लिख भी देता हूं कि संपूर्ण संख्या के व्युत्क्रमों का योग सदैव 2 होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, में याद रखना है, लिख देता हूं और नोट लगा के लिखना आपको। संपूर्ण संख्या के व्युत्क्रमों का योग सदैव 2 होता
स्वयं गुणनखंड को छोड़ देना, जैसे इसमें हो रहा था 6 तो ये 6 के बराबर है। इसी प्रकार इसमें भी देखा था कि स्वयं गुणनखंड को छोड़ देना है तो इनका योग हो रहा है कितना 28। अर्थात वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग स्वयं संख्या को छोड़कर बाकी गुणनखंडों के योग के बराबर होता है तो संख्याएं संपूर्ण संख्याएं कहलाती है। फिर हमने देखा कि व्युत्क्रम दो प्रकार के होते हैं, योज्य व्युत्क्रम और गुणन व्युत्क्रम। तो योज्य व्युत्क्रम की बात करें प्यारे विद्यार्थियों तो योज्य व्युत्क्रम में क्या होता है कि ऐसे दो नंबर जिनका योग करने पर क्या होता है विद्यार्थियों 0। और बात करते हैं गुणन व्युत्क्रम की तो गुणन व्युत्क्रम में क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों कि ऐसे दो नंबर जिनको गुणा करने पर सदैव कितना आता है 1। फिर मैंने बात की थी यदि गणित में केवल एक ही वर्ड का प्रयोग हो वो हो व्युत्क्रम तो हमें केवल मात्र इस गुणन व्युत्क्रम के बारे में बात याद रखनी है कि केवल मात्र गुणन व्युत्क्रम ही होता है। योज्य व्युत्क्रम के कहे तभी ध्यान देना है। जैसे हमने देखा कि संपूर्ण संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होता है तो एग्जांपल था अपना 6 और 28। इस एग्जांपल के तौर पे हमने देख लिया और व्युत्क्रमों का योग भी किया है। तो यदि 6 का मैंने योग करके देखा तो 12/6 और 28 का देखा तो 56/28। अर्थात इसमें भी 2 आ रहा है और इसमें भी कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों हमें याद रखना है कि संपूर्ण संख्या के व्युत्क्रमों का योग सदैव 2 होता है। अर्थात ये संपूर्ण संख्या के बारे में हमने पूरा क्लियर कर लिया और यहाँ पे कि DMRC 2014 में जो क्वेश्चन पुटअप किया गया था वो भी हमने नोट कर लिया है। बात करते हैं हमारे पूर्णांक की। पूर्णांक में हमने 8 प्रकार बताए थे। आठों के आठों प्रकार आपको अच्छी तरीके से जिस प्रकार से पिछली विगत परीक्षाओं में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में बता दिया है। अब बात करते हैं अगले टाइप की कि दशमलव को हम कितने पार्टों में बांट सकते हैं और उन पार्टों को अलग अलग भागों में जो बांटेंगे उनके बारे में विवरण से अध्ययन करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों दशमलव के बारे में बात करें। दशमलव संख्या, दशमलव को हम 2 भागों में बांटते हैं। तो पहला था उसमें 7 दशमलव, दूसरा पार्ट है अशांत। टाइम क्या बचा? अशांत दशमलव। अशांत दशमलव को 2 भागों में बांटते हैं। पहला है अशांत आवर्ती दशमलव, दूसरा था अपना अशांत अनावर्ती दशमलव। तो प्यारे विद्यार्थियों दशमलव को समझने से पहले हमें भिन्न को समझना होगा। क्या होती है भिन्न, किसे कहते हैं भिन्न? तो प्यारे विद्यार्थी जैसे समझे हम अपने नॉर्मल से एग्जांपल के तौर पे समझे, जैसे हमारा एक खेत है, किसी भी खेत के हम यदि 4 टुकड़े करने चाहें, जैसे इस खेत के
नीचे वाला बोल दिया हमने हर। हमने जमीन के यानी कि 100 मीटर को हमने 4 भागों में बांटा है। तो प्रत्येक भाग की बात करूं तो प्रत्येक भाग 1/4 1/4 1/4 अर्थात 25 मीटर 25 मीटर 25 मीटर, टोटल कितना हो रहा है 100 मीटर। अर्थात यदि जमीन को हम कोई इकाई समझ लें, जमीन को इकाई समझ लें तो इकाई को हमने किस में बांट दिया, टुकड़ों में। तो हमारी परिभाषा निकल जाएगी, किसी भी इकाई को टुकड़ों में बांटना, किसी भी इकाई को टुकड़ों में बांटना, किसी भी इकाई को टुकड़ों में बांटना भिन्न कहलाती है। किसी भी इकाई को टुकड़ों में बांटना भिन्न कहलाती है। जैसे कि हमने 100 मीटर को 25-25 मीटर के 4 हिस्सों में बांटा था। अब बात करें प्यारे विद्यार्थियों, कभी हमने टेस्ट दिया होगा और टेस्ट दिया तो मास्टर जी ने नंबर भी सुनाए होंगे। तो जैसे मैंने 10 में से 9 नंबर प्राप्त किए तो मास्टर जी ने 10 में से 9 नंबर ऊपर ही क्यों लिखे, यहां पे 10 में से 9 नंबर ऐसे क्यों नहीं लिखे? हमारे दिमाग में ये प्रक्रिया चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इनको भी समझे अच्छी तरीके से कि मास्टर जी ने ये 10 में से 9 नंबर ऐसे क्यों लिखे, 10 में से 9 नंबर ऐसे क्यों नहीं लिखे। तो समझे प्यारे विद्यार्थियों, ये नंबर लिखने का तरीका भी, ये नंबर लिखने का भी कारण है। क्या कारण है? सोच के बताइए, कमेंट बॉक्स में डालिए, देखें क्या है, क्या कारण हो सकता है। देखिए मेरे विद्यार्थियों, मैं वापस रिवाइज कर रहा हूं। किसी भी इकाई को टुकड़ों में बांटना भिन्न कहलाती है। और हमने देखा ऊपर वाला तो होता है अंश और नीचे वाला क्या कहलाता है, हर। और मैंने एक क्वेश्चन पूछा आपसे कि मास्टर जी ने 10 में से 9 नंबर ये क्यों लिखे, ये क्यों नहीं लिखे? ये तो गलत बता रहे हैं, ये सही बता रहे हैं। तो देखिए मेरे विद्यार्थियों, समझते हैं, फिर आप ही जवाब दे दो कि ऐसा लिखना तो गलत है और ऐसा लिखना सही है। तो जैसे मैं कहूं कि यहां पे अंश और हर के आधार पे भिन्नों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। अंश और हर के आधार पे भिन्नों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। या तो अंश बड़ा होगा या हर बड़ा होगा। तो 2 प्रकार से हम बांट सकते हैं और आप ही सोच के जवाब देना। अंश और हर के आधार पर भिन्न 2 प्रकार की होती है। अंश व हर के आधार पर भिन्न कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक तो होगी उचित, एक तो होगी उचित भिन्न और दूसरी होगी अपनी अनुचित भिन्न। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको ऐसा एग्जांपल बता रहा हूं जो आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे कि उचित भिन्न क्या होगी और अनुचित भिन्न क्या होगी। जैसे मैं कोचिंग में जब जाया करता था तो उस टाइम हमारे 2 सर होया करते थे। एक का नाम था राजवीर सर और एक का था विजय सर। बात करें अपनी चर्चा चल रही उचित भिन्न पर और अनुचित भिन्न पर। और जैसे राजवीर जी सर के घर वाली अपने सिर पर
कि जैसे मैं कहूं क्या राजवीर जी सर के घरवाली 50 केजी की होते हुए भी 20 किलो का मट्टा ले जाएगी, और विजय जी सर की घरवाली 60 केजी की होते हुए भी 500 किलो का एक टैंकर ले जाएगी क्या? तो आप ही डिसाइड करके ये बता दो कि कौन सी बात तो आपको उचित लग रही है, कौन सी बात आपको अनुचित लग रही है। सोच के कमेंट बॉक्स में डालिए। तो प्यारे विद्यार्थी, आप कहोगे तो ये बात तो बिल्कुल भी नहीं जच रही है कि 60 किलो वाली महिला क्या 500 केजी का टैंकर ले जाएगी क्या? नहीं ले जा पाएगी। अर्थात यहां पे समझे कि ये सिर पे जो वजन है वो तो है अंश। अंश क्या हो गया? बड़ा। और जो स्वयं का वजन है वो है हर, अर्थात वो क्या है? छोटा। लिख देते हैं कि अंश यदि बड़ा हो और हर छोटा हो तो वह बिन कौन सी भी कहलाएगी? अनुचित बिन। अर्थात विजय जी के सर के घरवाले क्या कर रहे थे? अनुचित काम कर रहे थे, इसलिए बिन भी क्या बन गई? अनुचित बिन। बात करें उचित बिन की, कि जैसे ये 50 किलो की है महिला और वजन कितना ले जा रही है? 20 किलो। तो वजन सिर पे है, अर्थात अंश है, ये तो है छोटा और ये क्या है? बड़ा। अंश बड़ा और हर छोटा। अंश तो छोटा और हर बड़ा। कह सकते हैं कि जिस भिन्न में अंश छोटा हो और हर बड़ा हो वह भिन्न होती है उचित भिन्न। बात करें अनुचित भिन्न की, वह भिन्न जिसमें हर तो छोटा और अंश बड़ा हो वह भिन्न क्या कहलाएगी? अनुचित भिन्न। और एग्जाम्पल हमारे सामने है। अब प्यारे विद्यार्थियों, आप जैसे मैंने यहां पे भाग दिया कि 2/5, इसमें भाग देने पर ये पॉइंट या दशमलव में बदल जाएगा, डायरेक्ट बदल जाएगा। जैसे मैं बात करूं कि यहां 2 में 5 का भाग देता हूं तो 0.4 आएंगे। फिर बात करें कि यहां 5/500/60 की बात कर रहा हूं, तो यहां कुछ भी अलग बन रही है, वह भी कौन सी कहलाएगी? तो यहां तक नोट कर लो मेरे विद्यार्थी। तो एग्जांपल के तौर पे हमने देखा कि जिस भिन्न में अंश छोटा हो, हर बड़ा हो, तो वह भिन्न क्या कहलाएगी? उचित भिन्न कहलाएगी। दूसरी भिन्न की बात करूं मैं, अनुचित भिन्न की। जिस भिन्न में जैसे 50/13, जिस भिन्न में अंश बड़ा हो और हर छोटा हो तो वह भिन्न कहलाएगी अनुचित भिन्न। अब जैसे हम भाग देते हैं तो ये डायरेक्ट दशमलव में बदल जाती है। उचित भिन्न डायरेक्ट किस में बदलती है? दशमलव में। जबकि बात करते हैं अनुचित भिन्न की, तो अनुचित भिन्न डायरेक्ट दशमलव में नहीं बदलती है। क्यों नहीं बदलती है? जैसे हम भाग दें तो इसमें भाग 4 है। 13 की पहाड़ी की बात करें, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 की 39, 3 बार भाग जा रहा है और शेष कितने रह रहे हैं? 11। अर्थात ये जो भिन्न बन रही है 3 + 11/13 बन रही है। तो यहां ये 3 के बारे में मैंने पहले भी चर्चा की थी, ये पूर्ण संख्या है और ये 11/13 क्या बन गई? तो 11 देखिए 11/13, अर्थात अंश तो छोटा और हर बड़ा, ये क्या बन गई? उचित भिन्न बन गई। क्या बन गई मेरे विद्यार्थियों? उचित भिन्न बन गई। अब मैं आपसे जानना चाहूं,
मिक्सर दाल में अलग अलग प्रकार की दालें डाल देता है, 2-3 प्रकार की दाल डालता है। इसी प्रकार हम बात करें यहाँ पे जो नंबर पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे भिन्नों के बारे में, और भिन्न भी यहाँ पे अलग अलग नंबरों से जुड़ के बनी, एक तो पूर्ण संख्या से और एक उचित भिन्न से मिलकर बनी हुई। तो यानी बात करते हैं ये भी तो मिक्सर ही तो है, और किसका मिक्सर है? भिन्न का, अर्थात इसे कहेंगे हम मिश्र भिन्न, इसे कहेंगे मिश्र भिन्न। अर्थात समझे यहाँ पर कि मिश्र भिन्न क्या होती है, जैसे इसे पूर्ण संख्या प्लस उचित भिन्न मिलकर क्या बनती है? मिश्र भिन्न। तो ये बनी किससे है? अनुचित भिन्न से। अगर क्वेश्चन ये आता है कि मिश्र भिन्न बनती है उचित से, अनुचित से, दोनों से, इनमें से किसी से नहीं, तो आपको ऑप्शन पे टिक करना है मिश्र भिन्न सदैव उचित अनुचित भिन्नों से मिलकर बनी होती है, प्यारे विद्यार्थियों, जो कि हमने देख लिया है। दूसरे एग्जाम्पल की बात कर लें, जैसे अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि 5/6, 7/11, 9/10, 8/13, 25/21, इनमें से हमें ये देखना है कि कौन सी तो उचित भिन्न है और कौन सी अनुचित भिन्न है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं कि उचित भिन्न कौन कौन सी है और कौन कौन सी अनुचित भिन्न है। इन भिन्नों के बारे में जानकारी करें तो परिभाषा के अनुसार चलते हैं, हर तो बड़ा और अंश छोटा, क्या होता है? उचित होगी कि अनुचित होगी? तो बात करते हैं ये होगी उचित भिन्न। तो लिख देंगे यहाँ 5/6 उचित भिन्न है। जैसे बात करें 7/11 की, उचित होगी कि अनुचित होगी? तो ये भी क्या होगी? हर तो बड़ा है, अंश क्या है? छोटा, तो ये भी होगी उचित भिन्न होगी। इस एग्जाम्पल की बात करते हैं, ये क्या होगा? ये भी उचित भिन्न होगा, क्योंकि हर बड़ा अंश छोटा, तो 9/10। 8/13 ये भी क्या है? उचित भिन्न है। बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की, ये क्या है? 25/21। यहां पे अंश तो है बड़ा और हर क्या है? छोटा, तो ये होगी अनुचित भिन्न। मेरे ख्याल से मेरे विद्यार्थी आप समझ गए होंगे कि कौन कौन सी भिन्न उचित भिन्न हो सकती है और कौन कौन सी भिन्न अनुचित भिन्न होती है। और ये भी बता दिया मैंने कि अनुचित भिन्नों से ही मिश्र भिन्न बनती है, जबकि उचित भिन्नों से डायरेक्ट क्या बनती है? दशमलव भिन्न। थोड़ी सी चर्चा विषय के बारे में यहां बात कर लेता हूं प्यारे विद्यार्थियों, कि ये कैसे किया हमने। 3 सही 11/13 को यहां 3 + 11/13 कैसे लिखा है? तो प्यारे विद्यार्थियों, यह आपको सरलीकरण में बहुत ही लाभकारी साबित होगी। जैसे समझे कि जैसे मैं आपसे कहूं कि 2 में आधा जोड़ दो, तो आप कहोगे कि 2.5 कर दो। अर्थात आपने क्या किया भैया? यहां पे प्लस का साइन तो हटाया है, अर्थात हमारे को जोड़ने का अधिकार है। जैसे मैं कहूं 11 में पूर्ण जोड़ दो, तो आप कहोगे पौनी 12, जोड़ने का अधिकार है। अगर आप ऐसे चल रहे हैं तो क्या आप को ये कहें कि 12.5 कितना होता है, तो ये भी तो कह सकते हैं कि 12 में आधा जोड़ दो। यदि आपसे ये कहें कि 15.25 कितना होता है, तो आप ये कहोगे प्यारे विद्यार्थियों कि 15 में पाव जोड़ दो। अर्थात यहां हमने देखा कि जोड़ने का अधिकार है तो तोड़ने का अधिकार भी है हमारे पास में। तो इसी प्रकार जैसे हमारे पास में कोई भी नंबर क्यों ना हो, 15 + 3/4 लिख दें, तो ये हो जाएगा अपना 15 सही 3/4।
जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे 13 सही 3/4, तो आप ये लिख सकते हो 13 प्लस 3/4। कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, 500 प्लस, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे 500 प्लस 69/71, तो आप ये लिख सकते हो डायरेक्ट 500 सही 69/71। मेरी बात को समझ पा रहे होंगे आप कि 500 प्लस 69/71 को ये लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास में दो अधिकार है, जोड़ने का और तोड़ने का। तो पहला अधिकार तो ये जोड़ने वाला, दूसरा अधिकार तोड़ने वाला। समझ पा रहे होंगे। फिर देखिए मेरे विद्यार्थियों कि सर जी क्या ये योग में होता है, बाकी में भी होता है कि, तो बाकी के बारे में देखते हैं एक बार। जैसे देखा कि 15 में से आधा घटाना है, तो मेरे ख्याल से आप घटा ही दोगे। 15 में से आधा घटाएंगे तो सर जी कहेंगे कि 14.5 होते हैं। जैसे मैं कहूं कि 13 में से पौन घटाना है, 3/4 घटाना है, तो आप ये कहोगे कि घटा दो 12.15 बच जाएंगे। जैसे मैं कहूं जैसे मैं कहूं 24 में से 1/4 घटाना है, तो आप घटा दोगे आसानी से, कह दोगे कि 24 बच जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, हमने छोटे छोटे एग्जाम्पल लिए हैं जो घरेलू में हम इनका यूज भी करते हैं, उपयोग भी करते हैं। इन्हीं से एक बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं कहूं कि 638 में से यदि 69/71 घटाना है, तो बताइए कि कितना बचेगा। यहां पे समस्या पैदा हो जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों समझे इन्हीं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे यहां पे 15 था तो आया कितना 14, यहां 13 था तो आया कितना 12, यहां 24 था तो आया कितना 23, तो यहां 638 है तो आएगा कितना 637। फिर बात करते हैं हर की। तो जैसे हर में कितना है 2, यहां पर भी 2, यहां कितना 4, तो यहां पर भी कितना 4, यहां कितना 4, तो यहां पर भी कितना 4। तो इससे का एग्जांपल यहां पर 71, तो यहां पर भी कितना आएगा 71। फिर बात करते हैं इन दोनों में अंतर की। अंतर कितना 1 का, तो यहां 1। इन दोनों में अंतर कितना 1, तो यहां पर भी कितना 1। इन दोनों में अंतर कितना 3 का, तो यहां पर भी कितना 3 का। बात करते हैं यहां अंतर कितना, तो यहां अंतर है 2 का। कितना जल्दी सॉल्व हो गया। फिर आगे अगले एग्जांपल की बात करें। जैसे मैं कहूं कि 700 माइनस 101/102 घटा दो, तो प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से घटा के कमेंट बॉक्स में बताइए देखें कितने जल्दी से सरल कर पाएंगे। जैसे मैं लिखूं कि ये 700 है तो कितने आएंगे 699 आएंगे। बाटे में कोई चेंज करना नहीं है, दोनों का अंतर लेना, अंतर कितना 1, ये अपना आंसर हो गया। अगले एग्जांपल ले ले। जैसे 555 माइनस जैसे लिख दिया मैंने 738/741, क्या होगा इसका आंसर। तो आप ये कहोगे प्यारे विद्यार्थियों कि हमें यहाँ पे कम करना है और नीचे कोई चेंज करना नहीं है, दोनों का अंतर लेना है। अंतर कितना आ रहा है 3 का अंतर आ रहा है, अपना यही आंसर होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों जैसे मैंने बात की जोड़ने की तोड़ने की, इससे थोड़ी सी बड़ी बात करते हैं। जैसे मैं कहूं कि 15 में से 3.5 घटाओ, 15 में से 3.5 घटाओ, तो प्यारे विद्यार्थी आप कहेंगे सर जी ये कहां से आ गए, ये यहां तक तो घटा देते। तो देखिए 3.5 घटाए, जैसे मैं कहता है कि यहां 3 ही घटाने, तो आप कहेंगे कि 12 और आधा और घटाना तो 11.5। जैसे मैं लिख दूं यहां पे कि 16 में से 4.5 घटाओ,
यदि 4 घटाना होता तो 12 और आधा घटाते तो ये भी क्या है 11.5 तो हो रहा है। जैसे मैं कहूं कि 16 में से 8.5 घटाओ, आप कहें कि 8 घटाना हो तो घटा देते हैं तो 8 बचेंगे और आधा और घटाएं तो 7.5। यहां समझे पहले विद्यार्थी कि जैसे बड़ा एग्जांपल आ जाता 798 में से 7 से 71/72 घटाओ। अब छोटे छोटे एग्जांपल ही तो यहां तक तो सही था, नॉर्मल सी बात थी, घटा भी लेते थे। इन्हीं एग्जांपल के तौर पे हम बड़े एग्जांपल को भी सरल करते हैं एक बार के लिए। जैसे मैं बात करूं क्या हर में चेंज हुआ है किसी के में नहीं हुआ तो यहां पर भी चेंज नहीं होगा। क्या यहां पे अंतर आ रहा है, दोनों का अंतर आ रहा है तो दोनों का अंतर ले लेंगे ये। अब बात रही कि यहां पे क्या आएगा। देखिए पहले विद्यार्थी यहां पे मैं समझू कि 8 था तो यहां 9 घटाओ, तो 8 था तो 9 घटाओ, 16 में से 9 गया तो बचेगा कितना 7, तो यहां पर भी 7 है तो 8 घटा दो कितना आएगा 790। मेरे ख्याल से समझ पा रहे हैं क्या, और नहीं समझ पा रहे तो वीडियो को रिपीट कर करके देखिए, आराम से समझिए। और एग्जांपल शुरू करा देता हूं आपको मैं। जैसे मैं कहूं 511 माइनस 501 या 501, 511/512 ये अपना क्वेश्चन है और इसे सोल्व करना है। जैसे बात करें कि हमें ये पता है कि हर में तो कोई चेंज होना नहीं है तो 512 का 512 ही होगा, और दोनों का अंतर लेना है तो दोनों का अंतर कितना आ रहा है 1। अब यहाँ पे 500 ना घटा के 501 घटा दो, जब 511 में से 501 जाएगा तो बचेगा कितना 10, और यही अपना आंसर होगा। और एग्जांपल की बात करते हैं, और एग्जांपल की बात करें, जैसे बड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये एग्जांपल लेते हैं, यहां पे देखिए समझे कि क्या हर में चेंज होता है क्या नहीं होता है, तो आप कहोगे कि ये लिख दिया मैंने। क्या दोनों का अंतर लेते हैं क्या, हाँ सर दोनों का अंतर लेते तो अंतर कितना आएगा 2। जब यहाँ पे 2 है तो उसे एक एक्स्ट्रा करके घटा दो, कितने घटाओगे आप 2 घटाओगे कि 3 घटाओगे, 3 घटाएंगे। ये आंसर है। तो प्यारे विद्यार्थियों हमने देखा कि भिन्न क्या होती है, किसी भी इकाई को टुकड़ों में बांटना भिन्न कहलाती है। और हमने देख लिया कि भिन्न में क्या होता है, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला क्या होता है हर, और अंश और हर के आधार पर भिन्न को कितने भागों में बांट सकते हैं 2 भागों में बांट सकते हैं। जिसमें भी देखा हमने पहला भाग क्या होता है उचित भिन्न, दूसरा भाग क्या होता है अनुचित भिन्न। मैं बात करूं उचित भिन्न की, उचित भिन्न क्या होती है, जिस भिन्न में अंश तो छोटा होता है और हर बड़ा होता है तो वह भिन्न क्या कहलाती है प्यारे विद्यार्थियों, उचित भिन्न कहलाती है। बात करो अनुचित भिन्न की, अनुचित भिन्न क्या होती है, तो वे भिन्न जिसमें अंश तो बड़ा हो और हर छोटा हो तो वह भिन्न क्या कहलाएगी अनुचित भिन्न कहलाएगी। फिर हमने देखा कि अनुचित भिन्न जो होती है वो क्या होती है मिश्र भिन्न, अर्थात अनुचित भिन्नों को हम मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आए तो हमें डायरेक्ट याद रखना है कि अनुचित भिन्नों से ही मिश्र भिन्न बनती है। फिर बात करें फिर उचित भिन्नों की क्या बनती है, तो उचित भिन्नों की बनती है दशमलव भिन्न। हालांकि बदलती तो इसकी भी है, लेकिन डायरेक्ट बात करें कि उचित भिन्नों बदलती क्या है तो दशमलव भिन्नों में चेंज होती है। तो क्वेश्चन यहां से आएगा उचित भिन्नों से हमने दशमलव, फिर दशमलव की बात करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों दशमलव भिन्न क्या होती है, किसे कहते हैं, उससे